हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। और क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि एक दिन में इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपया एकत्रित किए गए हों तो बताइए द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना धन एकत्रित किया गया। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि एक दिन में इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपया एकत्रित किए गए हों तो बताना है कि द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना धन एकत्रित किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। जैसे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बीच की बात की जा रही है, जो दो स्टेशनों के बीच है, तो हम लोग दोनों स्टेशनों का प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को हम लोग यहाँ नोट करते हैं। तो इन श्रेणियों के किराए का अनुपात दिया हुआ है 3:1 और यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात दिया हुआ है जो 1:50 है। तो दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है, इसे यहाँ नोट कर लिया गया। और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है, इसे नोट कर लिया गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक दिन में इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपये एकत्रित किया जा रहा है। तो कुल धनराशि 1325 रुपये एकत्रित की जा रही है। तो अब जैसे यहाँ हम लोग काल्पनिक धनराशि अगर देखें तो प्रथम श्रेणी के किराए का अनुपात है 3 और यात्री का अनुपात है 1, यानी एक यात्री से अगर 3 रुपया अगर लिया जाएगा तो कुल 3 रुपये की वसूली होगी। उसी तरह यहाँ द्वितीय श्रेणी में किराए का अनुपात है 1 और यात्री का अनुपात है 50। तो अगर 50 यात्री से अगर 1 रुपया किराया लिया जाएगा तो कितना वसूली होगा, 50 रुपये का। तो हम लोग इसे गुणा कर देते हैं। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 1 में 50 से गुणा करेंगे तो 50। तो ये हो गया कुल किराया। कुल किराया का अनुपात कितना हो गया, 3:50। और क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि यात्रियों से 1325 रुपया एकत्रित किया जा रहा है। तो कुल किराए का जो अनुपात का योगफल है इसको हम लोग 1325 के बराबर कर देंगे। तो 3 और 50 का योगफल हो जाएगा 53। तो 53 बराबर हो जाएगा 1325 रुपया। और यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1325 बटे में 53 और 1 बराबर हो जाएगा 25। अब पूछा जा रहा है कि द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना धन एकत्रित किया गया। तो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल किराया 50 रुपये का वसूला जा रहा है। तो 50 में 25 से गुणा करेंगे तो जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 × 25 बराबर 1250 रुपया। और यही हो जाएगा आंसर, यानी द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल 1250 रुपया वसूला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप ये न देखिए कि क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है। क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए की बात की जा रही है, तो सबसे पहले किराया 3:1 जो दिया है इसे हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात दिया है 1:50। तो यहाँ यात्रियों का अनुपात 1:50 नोट कर लेंगे। अब है कि एक दिन में इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपये इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये 1325 रुपये कुल जो किराए का अनुपात होगा उसी के बराबर हम लोग कर सकते हैं योगफल के। तो यहाँ से हम ये मान लेंगे कि अगर प्रथम श्रेणी का किराया 3 रुपया है और यात्रा करने वाला एक यात्री है, यानी कुल 3 रुपया वसूला जा रहा है,
उसी तरह द्वितीय श्रेणी में अगर किराए का अनुपात 1 रुपया है और 50 यात्री अगर यात्रा कर रहे हैं तो 50 रुपया वसूला जा रहा है। तो कुल किराए के अनुपात का जो योगफल होगा यह जो वास्तविक किराया है इसके बराबर हो जाएगा। तो 3 और 50 का योगफल हो जाएगा 53, तो 53 को बराबर कर देंगे 1325 के, यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब पूछा जा रहा है कि द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना धन एकत्रित किया गया। तो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल 50 रुपये इकट्ठा हो रहा है, तो 50 का गुणा 25 में कर देंगे तो जो 1250 वास्तविक वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आंसर, यानी द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल 1250 रुपये एकत्रित किया गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक वृत्ताकार तस्तरी का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है जब इसकी मोटाई स्थिर है तथा भार मोटाई के समानुपाती है जब त्रिज्या स्थिर है। तो तस्तरियों के मोटाई का अनुपात 9:8 है। यदि पहली तस्तरी का भार दूसरे तस्तरी के भार का 2 गुना हो तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक वृत्ताकार तस्तरी का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है जब इसकी मोटाई स्थिर है तथा भार मोटाई के समानुपाती है जब त्रिज्या स्थिर है। तो तस्तरियों के मोटाई का अनुपात 9:8 है। यदि पहली तस्तरी का भार दूसरे तस्तरी के भार का 2 गुना है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो भार है वह त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती कब हो रहा है, जब मोटाई स्थिर हो जा रही है, और भार मोटाई के समानुपाती कब हो रहा है, जब त्रिज्या स्थिर हो रही है। तो हम लोग जो प्रश्न में दिया गया कंडीशन है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो भार ये समानुपाती हो गया त्रिज्या के वर्ग के, तो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो गया, इसे हम लोग r² भी लिख सकते हैं। और जो भार है वह मोटाई के भी समानुपाती है, तो यहाँ हम लोगों ने भार को मोटाई के समानुपाती कर दिया और मोटाई को हम लोगों ने d मान लिया। और भार को अगर हम लोग w मानते हैं तो w ये समानुपाती हो जाएगा r² इंटू d के। अब समानुपात को हम लोग बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा W1 बटे में W2 बराबर R1² इंटू D1 बटे में R2² इंटू D2 इसे हम लोग लिख सकते हैं। और प्रश्न में यहाँ दिया है कि तस्तरियों के मोटाई का अनुपात 9:8 है, यानी D1 9 हो जाएगा और D2 8 हो जाएगा, क्योंकि मोटाई को हम लोगों ने D माना है। तो जहाँ D1 है वहाँ हम लोग 9 रख देंगे और जहाँ D2 है वहाँ हम लोग 8 रख देंगे। और उसके आगे है पहली तस्तरी का भार दूसरी तस्तरी के भार का 2 गुना है, यानी जहाँ W1 है वहाँ हम लोग 2 रख देंगे और जहाँ W2 है वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहली तस्तरी का भार दूसरी तस्तरी के भार का 2 गुना हो जाएगा। तो W1 को हम लोग 2 करते हैं और W2 को 1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बटे में 1 बराबर R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इंटू D1 बटे D2 यानी 9 बटे में 8। और यहाँ से R1 बाई R2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 बटे 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 4 बटे में 3 का होल स्क्वायर। तो R1 बटे में R2 बराबर हो जाएगा 4 बटे में 3। तो R1 रेशियो R2 बराबर कितना हो जाएगा 4:3, यानी वृत्ताकार तस्तरियों के त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा R1 रेशियो R2 बराबर 4:3, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो प्रश्न में दिया है उसे हम लोग नोट करेंगे। जैसे यहाँ भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है तो भार को त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती कर देंगे और त्रिज्या को हम लोग r मान लेंगे, तो इसे r² भी लिख सकते हैं। अब है कि भार मोटाई के समानुपाती है तो भार को मोटाई के समानुपाती भी कर देंगे और मोटाई को हम लोग d मान लेंगे, और जो स्थिर दिया हुआ है उसे हम लोग छोड़ देंगे। जैसे यहाँ जब भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो रही है तो मोटाई स्थिर है, और जब भार मोटाई के समानुपाती हो रहा है तो त्रिज्या स्थिर है। तो जो स्थिर है उसे छोड़ देना है। प्रश्न में बस ये देखना है कि कौन किसके समानुपाती है। तो भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है तो भार को त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती कर देंगे, और भार मोटाई के समानुपाती है तो भार को मोटाई के समानुपाती कर देंगे।
और त्रिज्या को r मान लिया गया और मोटाई को d मान लिया गया और भार को w मान लिया गया। तो w समानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर इंटू डी के। अब समानुपात को हम लोग बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा W1 बटे W2 बराबर R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर इंटू D1 बाई D2। अब प्रश्न में यहाँ मोटाई का अनुपात दिया हुआ है, ये मोटाई का अनुपात 9:8 है, तो ये हो गया 9/8। उसी तरह यहाँ पहली तस्तरी का भार दूसरे तस्तरी के भार का 2 गुना है, तो पहली तस्तरी का भार दूसरे तस्तरी का भार का 2 गुना जब करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से R1 R2 का जो मान मिलेगा अनुपात के रूप में यही आंसर हो जाएगा, यानी उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 1470 रुपये को A B C में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर उनके हिस्से का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तब C को प्राप्त धन कितना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर उनके हिस्से का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तब C को प्राप्त धन कितना है ये बताना है। तो जो ABC का अनुपात दिया है इसे हम लोग नोट करते हैं। तो A, B और C इसका अनुपात हो गया 1:3:2 जो प्रश्न में दिया है, और कुल धनराशि 1470 रुपये को बांटी जा रही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अनुपात के योगफल को हम लोग 1470 के बराबर कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर उनके हिस्से का अनुपात ये 1:3:2 प्राप्त हो रहा है। अगर ये डायरेक्ट प्राप्त होता 1470 रुपये को बांटने पर 3 लोगों में, तो हम लोग ये अनुपात का योगफल डायरेक्ट 1470 के बराबर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करके तब ये अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो 1470 में से प्रत्येक का भाग जब हम लोग कम करेंगे तो A का भाग 50 रुपया, B का भाग 50 रुपया और C का भाग 50 रुपया, यानी कुल 150 रुपया कम किया गया होगा। तो जो अनुपात का योगफल है उसे भी 1470 में से 150 घटाने के बाद ही बराबर करेंगे। तो तीनों के अनुपात का योगफल हो गया 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 1470 माइनस 150, 50 रुपये तीनों का कम कर देंगे। अब यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 1470 में से 150 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1320/6, तो 1 बराबर हो जाएगा 220। अब पूछा जा रहा है कि C को प्राप्त धन कितना है, तो C का अनुपात है 2, तो 2 × 220 कर देंगे तो ये हो जाएगा 440। लेकिन 440 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 50 रुपया कम किया गया है। तो C को जो धन प्राप्त हो रहा है 440, इसमें हम लोग 50 रुपया जोड़ देंगे, इसका मतलब कि C को 490 रुपया प्राप्त हो रहा है, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब किसी धनराशि को वितरित किया जा रहा है, तो जैसे यहाँ 1470 को अगर ABC में डायरेक्ट अगर वितरित करने के बाद अनुपात ये प्राप्त होता, तो अनुपात के योगफल को 1470 के बराबर करके 1 का मान निकालते और जिसका वैल्यू पूछा जाता गुणा करके आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 50 रुपया कम करने पर ये अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो जो अनुपात का योगफल है उसे हम लोग कुल धनराशि में से इन 50 रुपया को जो तीनों में से कम किया जा रहा है उसको जोड़ करके 150 रुपया होगा, तो पहले इसको माइनस कर लेंगे, तब उसको अनुपात के योगफल के बराबर करेंगे। अब यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये मिला 220। अब 220 का गुणा C में करेंगे, क्योंकि C को प्राप्त धन पूछा जा रहा है, तो 220 का गुणा 2 में करने पर ये हो गया 440। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 50 रुपया कम करने के बाद ये अनुपात प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये 440 रुपया ये 50 रुपया कम करने के बाद का वैल्यू है। तो इसमें हम लोग 50 रुपया जोड़ देंगे तो 490 ये C को प्राप्त जो है एक्चुअल धन हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।